हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत सर आपके सामने आज इंडियन पॉलिटी के सेशन को लेकर आया हूं। बच्चों, इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा हो जाए। मैं सुजीत कुमार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तहत भारत सरकार के द्वारा ये योजना चल रही है, इसमें यूपीएससी के बच्चों को ट्रेन करता हूं, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूं इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूपीएससी के लिए जैसे मैंने ट्रेन किया बच्चों को, उसी तरीके से किस तरीके से एसएससी के अप्रोच को समझना होगा और पॉलिटी को कैसे पढ़ना होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। बहुत सारे बच्चों के मन में यह मिथ होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा भाई रटनी पड़ती है, देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए। ऐसे संविधान की जरूरत देखो ये है ना कि कानून के समूह को ही संविधान कहते हैं, इसके लिए डिफिनीशन रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मूलभूत नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। मूलभूत नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। यानी संविधान क्या है? तो संविधान जो है बच्चों, वो सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहना है सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच एनी सिस्टम कैन बी रन। यानी कि कोई भी व्यवस्था यदि चलाना हो तो उसके लिए हमें कुछ नियमों कानूनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, इस बात को आप लोग नोट कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो मूलभूत नियमों का समूह है जिसके आधार पर किसी भी सिस्टम को, ऐसा नहीं कि सिर्फ देश को, किसी भी सिस्टम, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, फैक्ट्री है, कंपनी है, कोई भी इवन पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको भी चलाने के लिए, उसको भी रन कराने के लिए हमें मूलभूत नियमों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम बिना फंडामेंटल रूल्स के नहीं चल सकता। अब दूसरी बात आपके मन में आएगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दुनिया के सभी देशों में संविधान है? क्या दुनिया के जितने भी देश है संविधान है, वहां नियम कानून है वहां? तो बिल्कुल आपको आंख बंद करके बताना है कि हाँ बिल्कुल संविधान होगा। इसलिए होगा क्योंकि भाई बिना नियम कानून के हम सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सिविलाइज्ड सोसाइटी की कल्पना हम नहीं कर सकते। यानी हमें सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहना है तो नियम कानून हमें फॉलो करना पड़ेगा, नियम कानून का होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, आपके साथ कोई घटना हो जाती है, कोई मोबाइल छीन लिया, लैपटॉप छीन लिया या फिर घड़ी छीन लेता है, उसके लिए आप क्या करते हो? तो उसके लिए आप पुलिस से संपर्क करते हो, कानून व्यवस्था के पास जाते हो, जुडिशियरी जाते हो, मतलब तमाम प्रक्रियाओं से आप गुजरते हो। लेकिन ये देखो कि यदि उसी स्थान पे नियम कानून ना हो तब क्या होगा? तो फिर जो ताकतवर होगा वही अपने अंडर में सारी व्यवस्थाओं को रखेगा। यानी एक गांव में कहावत होता है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी ये व्यवस्था, जैसे कि प्राकृतिक नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो क्या छोटी मछली की माताजी कंप्लेन करती हैं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहां कोई नियम कानून नहीं है। उसी को हम लोग कहते हैं कि जंगल राज है, असभ्य है समाज। अगर सभ्य होता तो नियम कानून होता। इसलिए निष्कर्ष यही है कि दुनिया के सभी जगहों पे जहां पर समाज सभ्य है, सिविलाइज्ड सोसाइटी है, वहां नियम कानून होंगे। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम लोग, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। दो प्रकार के बच्चों संविधान है, दो प्रकार के संविधान होते हैं। लेकिन आपके मन में आएगा कि आखिर किस आधार पे दो प्रकार के? क्योंकि संविधान तो इस तरीके से कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कभी कभार आप देखते होंगे कि कहीं का, जैसे अंग्रेज भारत पर जब शासन करते थे तो उस समय उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन था। उनके नियमों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत का अधिकतम आर्थिक शोषण किया जा सके। इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ही उनका मेन मोटो होता था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, यानी कि लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर संविधान के कितने प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं संविधान के प्रकार। बच्चों, दो प्रकार का मुख्यतः संविधान होता है। एक है पहला लिखित संविधान, पहला है लिखित संविधान। लिखित संविधान, लिखित संविधान का मतलब है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है मौखिक संविधान। मौखिक संविधान यानी कि ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान किसे कहते हैं और ओरल कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहेंगे और ओरल कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहेंगे। तो देखो बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो लिखा गया हो, और ओरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसको बोला गया हो। देखो, इस तरह की चीजों में नहीं फंसना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन वही होगा जिसके निर्माण के लिए किसी स्पेसिफिक कमिटी ने, यानी किसी विशिष्ट समिति ने निर्माण जिसका किया होगा, वही जो है कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिखित संविधान। दूसरी बात क्या इसमें याद रखना है कि भाई जिसका निर्माण निश्चित समय में, बेटा डेफिनिट टाइम में हुआ है, निश्चित समय में जिसका निर्माण होता है उसे हम कहते हैं लिखित संविधान कहते हैं। डेफिनिट टाइम कैसे कह रहे हैं हम, क्योंकि अगर आपसे हम पूछें कि ये बताओ कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, तो भाई आप कहोगे कि सर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान बना। एक निश्चित टाइम है। इसी तरीके से अमेरिका के संविधान का भी एक निश्चित समय है। लेकिन यदि आपसे पूछें कि ब्रिटेन का, बेटा ब्रिटेन का संविधान कितने दिनों में बना, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान एक तरीके से क्रमबद्ध विकास के परिणाम स्वरूप बना है। जैसे एक राजा आए ब्रिटेन के, उन्होंने कुछ कानून दिया, दूसरे राजा आए, उन्होंने कुछ कानून दिया, इस तरीके से धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से एक लंबी अवधि में जिसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो वो क्या है, तो भाई वो मौखिक संविधान है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ओरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बच्चों जिसके लिए किसी टाइम पीरियड का कोई उल्लेख नहीं है, वो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन याद रख लेना, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी याद रख लेना कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए डेफिनिट टाइम चाहिए और स्पेसिफिक कमिटी द्वारा जो बना है उसी को हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया हूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, यानी कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संविधान और वर्सेस राज व्यवस्था। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, पॉलिटी को राज व्यवस्था। तो यार राज व्यवस्था और संविधान में कुछ अंतर है या नहीं है। तो देखिए, बहुत लोगों को तो लगता है कि भाई पॉलिटी ही कॉन्स्टिट्यूशन है, या उसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पॉलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, तो आइए देखते हैं। संविधान, बच्चों संविधान जो है उसको मैंने बताया आपको कि वो मूलभूत नियमों का समूह है। बस इतना ही याद रखना है कि भाई मूलभूत नियमों का समूह है संविधान। दूसरा मैंने क्या बताया कि भाई मूलभूत नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। तो पॉलिटी क्या है, राज व्यवस्था क्या है, तो याद रखना है फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, पॉलिटी कहलाता है, फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत लोगों के मन में आएगा कि भाई सर फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो बच्चों फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संविधान सिद्धांत होता है, आदर्श होते हैं, सिद्धांत है, और उसको जब हम व्यवहार में उतारते हैं तो आपको पता लगता होगा कि भाई जैसे ही हम सैद्धांतिक चीजों को व्यवहार में उतारते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो उन चैलेंजेस के साथ जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉलिटी कहलाता है। ठीक है, तो अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, समझना। एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्राइम मिनिस्टर को लेकर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पीएम। 2014 में नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, ठीक है, और फिर 2024 में भी
मिस्टर नरेंद्र मोदी ही पीएम बने। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या 2014 के नरेंद्र मोदी ज्यादा ताकतवर हैं या 2024 के नरेंद्र मोदी? अब आपके मन में आएगा कि ये कैसा सवाल है, नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि 2014 में क्या नरेंद्र मोदी जी का सीना जो है वो 56 इंच से 58 इंच हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। हुआ क्या तो समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे, अकेले बीजेपी ने अकेले मेजॉरिटी प्राप्त किया था, उनकी पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया, और जब 2024 में आए तो वो अलायंस के गवर्नमेंट में है, गठबंधन की सरकार में है बेटा। सिद्धांततः मतलब कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री का प्रावधान करता है, लेकिन वहां कहीं नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो 2014 में थे वो ज्यादा ताकतवर होंगे, जो 24 में हैं वो कम होंगे, ऐसी चर्चा कहीं नहीं की गई है। लेकिन यह व्यवहार में होता है, प्रैक्टिकली यह होता है। तो जब प्रैक्टिकली यह हो रहा है तो इसी को तो मैं कहता हूं कि यही पॉलिटी है। व्यवहार में कुछ और है और सिद्धांत में कुछ और है। ठीक है, तो चलिए, ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और फिर से डाउट अपना क्लियर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म को समझते हैं। बेटा सबसे पहली बात, हम अपने आम दिनचर्या में डेली सरकार की चर्चा करते हैं, गवर्नमेंट के बारे में डेली हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट है क्या, सरकार किसे कहते हैं, तो बहुत लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर सरकार है क्या। तो देखो, सरकार को पहले एनालाइज कर लेते हैं। तो सरकार जो है वो कुछ लोगों का समूह है। पहली बात, कुछ लोगों का समूह है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ लोगों का समूह है। अब आपको लगेगा कि कुछ लोगों का समूह, तो देखिए यहां पर समझना होगा कि ग्रुप ऑफ सम पीपल, ग्रुप ऑफ सम पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सम पीपल। अब आपको लगेगा क्या 5 लोग तो कहीं भी क्लासरूम में भी बैठ जाते हैं, चाय के टपरी पे भी 5 लोग बैठते हैं, क्या वो 5 लोग सरकार हैं क्या? जी नहीं। तो इसके आगे हमें क्या जोड़ना होगा, तो ग्रुप ऑफ सम पीपल हु वर्क फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन, जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे नियम कानून बनाते हैं, उसे लागू करवाते हैं और न्याय भी स्थापित करने का काम यानी करते हैं। यानी जस्टिस इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इन आवर सोसाइटी, यानी हमारे समाज में न्याय को स्थापित भी सरकार करता है। अब ये सारे काम आपके मन में आए होंगे कि ग्रुप ऑफ सम पीपल हु वर्क्स फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन, फॉर एग्जांपल मेकिंग लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड गिव जस्टिस। तो ध्यान रखिएगा आप कि भाई इसके ही आधार पे बच्चों, इसी आधार पे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बताए गए हैं, सरकार के 3 ऑर्गन्स बताए गए हैं। इस पे ध्यान देना है हम लोगों को। आइए एक एक करके सरकार के हम ऑर्गन्स की चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है ऑर्गन्स। पहला ऑर्गन्स की बात करते हैं बच्चों, जिसको कहते हैं विधायिका। ये क्या है? विधायिका। ये पहला अंग है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेजिस्लेशन। क्या कहते हैं? लेजिस्लेशन कहते हैं। और दूसरा अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका बच्चों, कार्यपालिका जो है इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और तीसरा अंग है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका, यानी कि जुडिशियरी। क्या कहते हैं बच्चों? इसको जुडिशियरी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे बच्चों, समझना होगा कि जुडिशियरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं। पहला है विधायिका, यानी विधायिका का मतलब है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हु मेक्स लॉ। सरकार का वह अंग जो नियम बनाता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? विधायिका कहते हैं। यानी इसका काम क्या है? मेकिंग रूल्स। मेकिंग
रूल्स या लॉज, ठीक है, मेकिंग रूल्स यानी विधि का निर्माण करना। ये क्या करता है विधायिका, तो नाम से ही लग रहा है विधायिका यानी विधि का निर्माण करता है, कानून बनाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। तो बच्चों एग्जीक्यूटिव क्या करता है, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो कहता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ या रूल्स, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज या रूल्स यानी नियमों को लागू करता है। क्या करता है बेटा, लागू करता है। इस बात को याद रखना आप लोग, नियमों को लागू कौन करता है, कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करता है बेटा, जुडिशरी क्या करता है, तो जुडिशरी जस्टिस और पनिशमेंट का काम करता है, यानी न्याय और दंड स्थापित करता है, यानी जस्टिस भी देगा और पनिशमेंट भी देता है, ठीक है, पनिशमेंट भी देता है। तो जस्टिस और पनिशमेंट एस्टैब्लिश करने का काम जुडिशरी का होता है। तो आपने सरकार के अंगों को देखा कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करता है बच्चों, तो यहां पर नोट कर लेना आप लोग, विधायिका सरकार का वह अंग है जो लॉ मेकिंग करता है, कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव सरकार का वह अंग है जो नियमों को लागू करता है, और न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो न्याय तथा दंड देने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब बच्चों आपके मन में आएगा कि भाई सरकार तो समझ में आ गया कि भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के माध्यम से कार्य करता है। एक बात बताओ, क्या सरकार राजाओं के समय भी ग्रुप में होता था, ग्रुप ऑफ पीपल होते थे क्या, वहां तो एक ही राजा शासन करता था? बिल्कुल नहीं बेटा, राजाओं के समय भी कुछ लोग मिलकर ही सरकार रूपी संस्था को चलाते थे, इंस्टीट्यूशंस को चलाते थे। उनके मंत्री होते थे, सुमंत, बहुत सारे कर्मचारी होते थे, तब जाके गवर्नमेंट रन करती थी। ठीक है, अच्छा आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा कि सर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों जो अंग हैं क्या राजाओं के समय होते थे? बिल्कुल होते थे बेटा, लेकिन याद रखना ये तीनों अंग जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, ये तीनों एक ही व्यक्ति के अंदर शामिल होता था। अब आपके मन में आएगा ये कैसे, तो आइए एक एग्जांपल देते हैं। आपने शिवगाम बाहुबली पिक्चर देखा होगा, मेरा वचन ही शासन है, समझ गए, मेरा वचन ही शासन है। वो जो कह देगी वही शासन है, उसी से नियम कानून बनेगा, वही नियम हो जाएगा, और वो जो चाहे वही इंप्लीमेंट भी कराएगी, और फिर वो दंड भी देता था। यानी राजा ही लॉ बनाता था, लागू करवाता था और न्याय भी करता था। तो इस तरीके से हमने आज कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट क्या है, कैसे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटी क्या है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो सेशन को शेयर करिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।